तंत्र क्या होता है? सबसे पहले हम बात करते हैं अध्यावरण। अध्यावरण, अगर हम इसका संधि विच्छेद करें, अधि प्लस आवरण, अधि प्लस आवरण, यानी शरीर के चारों तरफ जो आवरण है उसको हम अध्यावरणी अध्यावरण कहते हैं। और ये एक सिस्टम बनाता है, ऑर्गन्स का एक ग्रुप है, इसलिए इसको हम अध्यावरणी तंत्र या इंटेग्यूमेंट्री सिस्टम कहते हैं। तो इंटेग्यूमेंट्री सिस्टम में हम किस किस को पढ़ते हैं? एक तो स्किन को पढ़ते हैं और स्किन डेरिवेटिव्स को पढ़ते हैं। स्किन डेरिवेटिव्स यानी त्वचा। त्वचा आप जानते हो कि शरीर का सबसे बड़ा अंग होता है। शरीर का सबसे बड़ा अंग कौन सा है? त्वचा। और स्किन डेरिवेटिव यानी त्वचा के व्युत्पन्न। त्वचा के व्युत्पन्न ये क्या होते हैं? त्वचा के व्युत्पन्न, त्वचा से बनी हुई संरचनाएं, स्किन से बनी हुई संरचनाएं वो कौन कौन सी होती हैं? जैसे बाल हैं, खुर है, पंजे हैं, नाखून है। इसके अलावा बहुत सारी ग्रंथियां जो कि त्वचा में ग्लैंड्स पाई जाती हैं, जैसे श्वेत ग्रंथियां यानी स्वेट ग्लैंड्स है, सीबेसियस ग्लैंड्स है, पेरिनियल ग्लैंड्स है, जाइस ग्लैंड्स, मोल ग्लैंड्स, टार्सल ग्लैंड्स, बहुत सारी ग्लैंड्स जो कि इसी में आती हैं। तो खुरपंजे, नाखून, बाल, सींग, इन सभी को हम त्वचा के व्युत्पन्न कहते हैं। तो इस सिस्टम की क्या डेफिनेशन हुई? त्वचा और त्वचा के व्युत्पन्नों का अध्ययन क्या कहलाता है? ये कहलाता है अध्यावरणी तंत्र। और इसमें स्टार्ट करते हैं सबसे पहले हम स्किन। देखिए बैच वगैरह की जो भी बातें हम कर लेंगे, रोहितास सैनी, अभी आप थोड़ा सा ध्यान दें। आपका एक चैप्टर में 1 घंटे में बहुत अच्छा क्लियर करवा दूंगा, थोड़ा सा पढ़ाई में ध्यान दें। तो स्किन जो है यानी त्वचा है, जो कि शरीर का सबसे बड़ा आवरण है और सबसे बड़ा अंग कह सकते हैं, चारों तरफ का आवरण है। कई प्रकार के टिश्यू से, कई प्रकार के ऊतकों से मिलकर बना हुआ होता है। तो स्किन शरीर के बाहर का आवरण है। एनिमल में लगभग 14 से 16% उसकी बॉडी वेट का क्या होती है? स्किन होती है, त्वचा होती है। और जब जानवर मर जाता है यानी मृत हो जाता है तो उसकी स्किन को हटा लिया जाता है। कई बार जीवित अवस्था में भी स्किन हटा ली जाती है। जीवित अवस्था में कुछ छोटे जानवरों जो कि मुलायम स्किन देते हैं उनकी स्किन को हटाया जाता है, जैसे मेमने। और मेमने से इस तरह की जो स्किन हटाई जाती है उसको कहते हैं पेल्ट। जबकि मृत जानवर की जो त्वचा होती है, मृत पशु की जो त्वचा होती है, स्किन होती है, रोहिताश आप इनके आंसर दीजिए, क्या कहलाती है मृत पशु की त्वचा? वो कहलाती है हाइड। हाइड। और इस हाइड को हटाने की क्रिया को किस किस बच्चे को आती है कि भाई खाल उतारने की क्रिया क्या कहलाती है? खाल या स्किन उतारने की क्रिया, कमेंट में आप आंसर दीजिए, क्या कहलाती है? बताइए भाई। बिल्कुल फ्लेइंग कहलाती है। फ्लेइंग कहलाती है, यानी शरीर से स्किन को हटाना। और हटाने के बाद ही स्किन काम आती है। क्या क्या काम आती है स्किन से? यानी त्वचा से बहुत सारी चीजें बनती है, जैसे जूते हैं, बेल्ट है या पर्स हैं। बहुत ही काम में आने वाली उपयोगी चीजें चमड़े से बनाई जाती है। यहाँ तक कि पुराने समय में तो कपड़े की जगह चमड़ा ही शरीर के ऊपर सर्दी से सुरक्षा या वातावरणीय कंडीशन से, पर्यावरणीय कंडीशन से बचने के लिए चमड़ा ही काम में लिया जाता था। बहुत सारी चीजें चमड़े की बनी हुई होती थी। दैनिक जीवन की चीजें भी चमड़े की बनी हुई होती थी, क्योंकि चमड़ा मजबूत होता है। वास्तव में स्किन चमड़ा नहीं होता, स्किन से चमड़ा तैयार किया जाता है। तो आपको पता होना चाहिए, जो आपने हाइड उतार ली, हाइड से आप क्या बनाएंगे? लेदर। लेदर। त्वचा से चमड़ा बनाएंगे तो इस क्रिया को क्या कहेंगे? इस क्रिया को बोलेंगे, आंसर आप दे सकते हो, सिंपल बात है, टैनिंग। त्वचा से चमड़ा बनाने की क्रिया क्या कहलाती है? टैनिंग कहलाती है। और इस टैनिंग के द्वारा स्किन से बहुत सारी चीजें रिमूव की जाती है। त्वचा से जो त्वचा में उपस्थित वसा है, फैट,
यानी हाइडिया स्किन में जो फैट है उसको हटाया जाता है। विभिन्न प्रकार के कार्बनिक पदार्थ जो कि उस त्वचा को या उस चमड़े को सड़ा सकते हैं, उन्हें रासायनिक क्रियाओं के द्वारा रसायनों में डुबो करके उन्हें हटाया जाता है। हटाने के बाद वो एक मजबूत, कठोर और सुरक्षित रूप ले लेता है। और खासकर क्रोमियम के साल्ट का उपयोग किया जाता है। क्रोमियम के लवण क्या होते हैं? क्रोमियम के लवण इस स्किन को मजबूत करते हैं और चमड़ा बनाते हैं। आपने क्रोमियम का एक उपयोग और पढ़ा होगा, सर्जरी में हम सूचरिंग मटेरियल पढ़ते हैं और सूचरिंग मटेरियल में एक कैटगट पढ़ते हैं और कैटगट का क्रोमियम के साल्ट से ट्रीटमेंट करते हैं। तो जो प्लेन कैटगट होता है उसका अवशोषण समय या एब्जॉर्प्शन टाइम कम होता है। जब उसका थोड़ा सा क्रोमियम से ट्रीटमेंट करवाते हैं, क्रोमियम के साल्ट से, तो उसका अवशोषण समय बढ़ जाता है। और जब हम बहुत ज्यादा क्रोमियम से ट्रीट कर देते हैं, जिसको हम हाइपर क्रोमिक कैटगट कहते हैं, तो उसका एब्जॉर्प्शन टाइम भी उतना ही लंबा हो जाता है, यानी मजबूत हो जाता है। काफी दिनों में जाकर के वो एब्जॉर्ब होता है बॉडी में। तो डिपेंड करता है कौन सी जगह टांके लगाए जा रहे हैं, कौन सी जगह शूचरिंग की जा रही है, कितने दिनों में ये शूचरिंग से ये जो घाव है ये भर जाएगा या फिर ये जो है मजबूती आ जाएगी या ये टिश्यू जुड़ जाएगा। तो उसके अकॉर्डिंग हम जो है शूचर चुनते हैं। तो ठीक उसी क्रोमियम के साल्ट्स का उपयोग यहाँ पर किया जा रहा है स्किन को मजबूत करने में। तो त्वचा से चमड़ा बनाने में क्रोमियम के लवणों का उपयोग किया जाता है, जो कि उस चमड़े को बेहद मजबूती प्रदान करते हैं और उससे जूते, बेल्ट और बहुत सारी चीजें बनाई जाती हैं। तो ये क्रिया है टैनिंग, और इसको बोलते हैं हम जो क्रोमियम साल्ट्स हैं उनको हम उपयोग में लेते हैं इसमें। तो टैनिंग की क्रिया में इस लेदर को मजबूती दी जाती है, इसको नॉन प्यूट्रीफाइंग बनाया जाता है, यानी बैक्टीरिया की क्रिया नहीं हो सके इस प्रकार का बनाया जाता है कि जैसे हम पहन लें तो बदबू नहीं आए, हम पहन लें तो इसकी मजबूती नहीं खोए। और ध्यान रहे, चमड़े को यदि हम पानी में डुबो करके छोड़ देते हैं तो वास्तव में उस पर फिर से बैक्टीरिया की एक्शन हो सकती है, फिर से वो सड़ सकता है, फिर से वो खराब हो सकता है। इसलिए चमड़े को पानी में हम नहीं भिगोते हैं। आगे हम बात करते हैं, त्वचा वास्तव में तापग्राही होती है, यानी ठंडे गर्म का पता लगता है। शीतग्राही होती है, शीतग्राही। इसमें रिसेप्टर्स पाए जाते हैं। जैसे हम बात करें कि शीतग्राही कौन से होते हैं, तो रूफिनी के संवेदांग है। इस तरह से दर्द वाले होते हैं। दर्दग्राही भी होती है त्वचा, दर्दग्राही। ऐसे ही दाबग्राही भी होती है या स्पर्शग्राही। जैसे दाब के लिए इसमें पेसिनियन की कॉर्पसल्स होती है, पेसिनियन की कणिकाएं होती है, यानी दाबग्राही भी होती है, स्पर्शग्राही भी होती है। और हमको वातावरण के बारे में, हमको वातावरण की जो कंडीशंस हैं उनसे हमको पता लगता है स्किन के द्वारा, या हमें एहसास होता है सर्दी गर्मी का। और इसी त्वचा के अंदर पसीने वाली ग्रंथियां होती हैं जो कि टेम्परेचर को रेगुलेट करती है। यानी एक तरह से एनिमल की बॉडी को स्किन जो है ढके रहती है। और स्किन, हम इम्यूनोलॉजी में जाएं तो स्किन फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस है, प्रथम सुरक्षा पंक्ति है शरीर की, जो कि शरीर के अंदर बैक्टीरिया को घुसने से या माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को घुसने से रोकती है। यानी एक तरह से प्रोटेक्टिव लेयर या सुरक्षात्मक कवच या सुरक्षात्मक आवरण बना देती है। आपको पता होगा कि हमारे शरीर में कितने सारे कोमल कोमल अंग हैं, अंदर लंग्स हैं। मान लो स्किन कट जाए तो यहाँ से बहुत सारे इन्फेक्शंस जो है अंदर ऑर्गन्स को डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। बहुत ही नाजुक नाजुक अंग है। तो इन सब की सुरक्षा के लिए स्किन जो है चारों तरफ से शरीर को घेरे हुए होती है। आगे हम बात करते हैं इसमें कि क्या संरचना होती है त्वचा की। तो स्किन देखिए इस तरह से 3 लेयर से बनती है। वास्तव में ये जो तीनों लेयर हम दिखा रहे हैं आपको, ये टोटल मिलाकर के स्किन कहलाती है। सबसे ऊपरी ऊपर जो बनाई हमने, ये पतली होती है, इसको हम एपिडर्मिस बोलते हैं। इसके नीचे जो है ये मोटी लेयर हम बना रहे हैं, इसको हम डर्मिस बोलते हैं। और डर्मिस के नीचे ये जो लेयर है,
जो वास्तव में एक तरह से फैट की परत होती है, इसको हम हाइपोडर्मिस बोलते हैं, हाइपोडर्मिस। तो सबसे ऊपरी ऊपर जो परत है वो एपिडर्मिस है, उसके बाद डर्मिस है और उसके बाद हाइपोडर्मिस है। हाइपोडर्मिस वास्तव में क्या है, एक फैटी टिश्यू है, फैटी टिश्यू, जिसको हम एडिपोज टिश्यू भी कह सकते हैं, एडिपोज टिश्यू, यानी वसीय स्तर है। यानी स्किन के नीचे ये वसीय स्तर डिपेंड करता है किस एनिमल में कितना होता है। जैसे हाथी की बात करें हम, तो हाथी में ये फैटी लेयर मोटा होता है, और जो मोटा जानवर होता है, फैटी होता है, उसका फैटी होने का रीजन भी यही होता है कि जो स्किन के नीचे फैट की लेयर मोटी होती है। व्हेल जो जीव होता है या हाथी होता है, उनमें जो फैट की ये जो मोटी लेयर है उसको ब्लबर कहते हैं, उसको क्या कहते हैं, ब्लबर कहते हैं। और जानवरों में जो स्किन के नीचे मोटी परत होती है फैट की, उसको पेनिकुलस, पेनिकुलस एडिपोसस कहते हैं, एडिपोसस, पेनिकुलस एडिपोसस हम उसको बोलते हैं। तो देखिए जो ये स्किन है, वास्तव में इस स्किन में एक मस्कुलर स्ट्रक्चर होती है जो कि मसल्स से इसको जोड़ती है। चूंकि इस फैटी लेयर के नीचे एक मसल्स होती हैं, इसके नीचे पेशियां होती हैं, तो इस स्किन को या त्वचा को इससे जोड़ने वाली एक स्ट्रक्चर होती है मसल्स से, उसको हम बोलते हैं, कोई लिख सकता है क्या भाई? अरे जानवर जो है अपनी स्किन पर मक्खी बैठने पर अपने आप जो है स्किन को ऐसे हिला देते हैं, या हम जैसे हाथ रखते हैं स्किन पर, तो एनिमल उस स्किन को ऐसे हिला सकता है जबकि हम नहीं हिला सकते। हमारी स्किन की जो मसल्स हैं वो अवशेषी हो चुकी हैं, क्योंकि हमने यूज नहीं की। जब से हम द्विपादीय गमन की स्थिति में आए, खड़े हुए, तब से हमारे हाथों ने सारे काम किए, और हमारी स्किन जो है, इसकी मसल्स हैं जो अपने आप स्किन को हिलाने की क्षमता रखती हैं, वो क्षमता खो गई। तो वो जो संरचना है वो, हाँ, उसको कहते हैं लोकेंद्र सिंह, उसको जैसा कि अच्छू ठाकुर ने बता दिया, टेला सबक्यूटेनिया, टेला सबक्यूटेनिया नाम की एक स्ट्रक्चर होती है जो स्किन को जोड़े रखती है मसल्स से। तो तो हम सबसे पहले इसमें एपिडर्मिस वाली लेयर के बारे में हम पढ़ेंगे, उसके बाद हम डर्मिस पढ़ेंगे, और हाइपोडर्मिस को हमें ज्यादा नहीं पढ़ना, क्योंकि हाइपोडर्मिस वास्तव में एक फैटी लेयर होती है, और फैटी फैटी टिश्यू जो कि व्हाइट एडिपोज टिश्यू होता है, श्वेत वसीय ऊतक होता है। आपको पता है श्वेत वसीय ऊतक की वसा की गोलिकाएं मोटी होती है, हम हिस्टोलॉजी में इसको पढ़ेंगे, और कम ऊर्जा प्रदान करने वाली होती है, एक तरह से कठोर फैट होती है जो आसानी से नहीं पिघलती, आसानी से ऊर्जा नहीं देती, सिर्फ इसका काम है फैट बढ़ाना बॉडी के अंदर, एनर्जी में इसका रोल कम होता है। ये फैट तो जब पिघलती है जब लंबे समय से उपवास में होता है जानवर, या कुछ उसको खाने पीने को नहीं मिलता, तब जाकर के ये फैट पिघलती है या ये मेटाबोलाइज होती है। आपको पता होगा काफी मोटे लोग होते हैं जिनकी फैट हटती नहीं है, तो वो फैट कौन सी होती है? यही सबक्यूटेनियस फैट होती है, और ये जिद्दी फैट कहते हैं इसको, और ये धीरे धीरे हटती है। जबकि एक फैट का प्रकार होता है ब्राउन एडिपोज टिश्यू, भूरा वसीय ऊतक, जो कि लाभदायक होता है, लेकिन वो छोटे बच्चों में और जो हिबरनेशन में जाने वाले जो एनिमल्स होते हैं जैसे गिलहरी है, इस प्रकार के प्राणियों में ब्राउन एडिपोज टिश्यू पाया जाता है, जो कि एनर्जी ज्यादा देता है। ये व्हाइट एडिपोज टिश्यू होता है। जैसे मेरिनो भेड़ की पूंछ में होता है व्हाइट एडिपोज टिश्यू, और इसका काम होता है इंसुलेट करना बॉडी को। आपको पता होगा ठंडे प्रदेशों में जो जानवर होते हैं, चाहे उनको खाने को कुछ नहीं मिले, लेकिन उनके शरीर पर फैट की लेयर काफी मोटी होती है। ध्रुवीय भालू को देखो क्या मिलता है खाने को, लेकिन शरीर ऐसा फैटी करके रखता है। क्यों? क्योंकि दिस इज अडेप्टेशन, ये उसका अनुकूलन है। और अगर मान लो वो मोटा नहीं हुआ, वो फैटी नहीं हुआ, तो उसकी हड्डियां ठंड में कप कपा के वो स्वाहा हो जाएगा वहां पर। तो ये उसकी मजबूरी है, चाहे वो कहीं एनर्जी करे वेस्ट या नहीं करे, लेकिन शरीर के नीचे इंसुलेटिंग लेयर बना करके रखेगा, मोटी फैट की लेयर बना करके रखेगा। हमारे
ट्रॉपिकल एरियाज में जानवरों को खाने के लिए खूब मिलता है, इंसानों को भी खूब मिलता है, लेकिन ऐसे हड्डियां हिलती हैं इनकी। और ठंडे प्रदेशों में जो जानवर रहते हैं वो अपनी बॉडी की सुरक्षा करने के लिए इंसुलेटिंग लेयर का मतलब उसको ठंड नहीं लगेगी फैटी लेयर से। आपने देखा होगा मोटे आदमी को ठंड कम लगती है, उसके तो पसीने सर्दी में भी आते हैं। उसका कारण क्या है? एक जो चद्दर है उसकी बॉडी के अंदर और एक्स्ट्रा चद्दर लगी हुई है। लोकेंद्र सिंह ने देखा है कि ये कह रहे हैं मछली मिलती है खाने को। बेटा जब इतनी सारी बर्फ जम जाती है ना, तो उसमें उसको किस्मत से कोई मछली ढूंढने को मिलती है। चलो ठीक है, आपको ध्रुवीय बालू नहीं समझ में आया, मैं याक की कहानी बताता हूँ। याक क्या खाता है? याक इतना मोटा ताजा होता है, क्या खाता है बेचारा? घास भी नहीं होती पहाड़ों पर, इतनी बर्फ में दब जाती है वो। किसको? काई को खाता है। और सर्दियों के जब भयंकर बर्फबारी होती है उसमें वो थोड़ी थोड़ी सी वो उसको वो जो लाइकेन या फिर ये जो हम जिसको बोलते हैं शैवाल, थोड़ी थोड़ी उसको बर्फ पर से चाट करके अपना जीवन यापन करता है। मछली मिलती है। हाँ बेटा। तो आगे हम पढ़ते हैं, क्या पढ़ रहे थे हम? एपिडर्मिस। एपिडर्मिस यानी अधिचर्म। अधिचर्म की जो उत्पत्ति होती है ओरिजिन होती है वो भ्रूणीय एक्टोडर्म से होती है। एक्टोडर्म से होती है। और आपको पता होगा अधिचर्म सबसे बाहरी परत होती है त्वचा की। और देखिए ये स्तरित उपकला की बनी होती है। कौन सी उपकला? स्तरित उपकला यानी स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम की ये बनी हुई होती है। ये सबसे बाहरी परत होती है। तो इसकी बाहरी परत हटती रहती है। अब देखिए इसमें कौन कौन सी परतें होती है, थोड़ा सा मैं बता देता हूं। जो एग्जाम्स कुछ ऐसी हैं हमारे इंडिया के अंदर जिनमें डीप में पूछा जाता है। तो सबसे नीचे एक जीवित स्तर होता है। आप नाम बता सकते हो? जो अच्छे पढ़ने वाले बच्चे हैं वो इसका नाम बता सकते हो। तो देखिए सबसे नीचे वाली है, इसको हम बोलते हैं अंकुरण स्तर। अंकुरण स्तर। और इसको स्ट्रेटम बेसेल भी बोलते हैं। और इसको स्ट्रेटम जर्मिनेटिवम भी बोलते हैं। जर्मिनेटिवम यानी ये जो सबसे नीचे वाला स्तर होता है इसमें मैंने देखो न्यूक्लियस दर्शा दिया। अगर आप किसी भी सेल के अंदर आप न्यूक्लियस दर्शा देते हो इसका मतलब ये लाइव है, ये जिंदी है, ये जिंदा है। क्योंकि आपको पता है साइटोलॉजी में हम पढ़ते हैं कि यदि सेल के अंदर न्यूक्लियस है तो सेल जीवित है, अन्यथा डेड है। बिना केंद्र के कोशिका मृत हो जाती है। यह किसी जिंदी कोशिका में से न्यूक्लियस को हटाने पर उस कोशिका की मौत हो जाती है। तो बाकी सब ऊपरी जो स्तर है वो सब मरे हुए हैं। ये सिर्फ नीचे नीचे वाली जो है ये जिंदी है। तो इसको हम स्ट्रेटम जर्मिनेटिवम या अंकुरण स्तर कहते हैं या स्ट्रेटम बेसल कहते हैं। इसके बाद स्ट्रेट अंकुरण स्तर के बाद आता है सूल स्तर यानी स्ट्रेटम स्पाइनोसम। कणी स्तर, स्वच्छ स्तर और किण स्तर। देखिए इनके जो इंग्लिश नाम है मैं आपको बता देता हूं। ये टूटी फूटी होती है सबसे भारी। इस सूल स्तर को स्ट्रेटम स्पाइनोसम बोलते हैं। कणी स्तर को स्ट्रेटम ग्रेन्युलोसम बोलते हैं। ग्रेन्यूल्स का मतलब कणिकाएं, ग्रेन्युलोसम। स्वच्छ स्तर को स्ट्रेटम ल्यूसिडम बोलते हैं। और किन स्तर को स्ट्रेटम कॉर्नियम बोलते हैं। अब देखिए क्वेश्चन कहां से उठता है वो मैं आपको बता देता हूं।
ये जो स्तर है आपसे कोई नहीं लिखवाएगा कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में। सबसे पहले एक ये पूछ सकता है कि भाई जो मेलानोसाइट्स है वो कहाँ पाए जाते हैं, तो मेलानोसाइट्स सबसे नीचे वाली जो लेयर है इसमें पाए जाते हैं। मिलेनिन के जो कण है, मिलेनिन के कणों के कारण जो है स्किन का कलर होता है। उसके बाद स्ट्रेटम स्पाइनोसम से कोई खास क्वेश्चन नहीं बनता है, इसको शूल स्तर कहते हैं। और स्ट्रेटम ग्रेन्युलोसम से भी कोई प्रश्न नहीं बनता। स्ट्रेटम ल्यूसिडम से बनता है कि ये इस स्तर, ये बिल्कुल अपारदर्शी स्तर, अपारगम्य अपारगम्य स्तर होता है। और पानी क्यों नहीं घुसता स्किन के अंदर, इस स्ट्रेटम ल्यूसिडम की अपारगम्यता के कारण, क्योंकि ये पेनिट्रेट नहीं होने देता वाटर को अंदर। तो स्ट्रेटम ल्यूसिडम को हम स्वच्छ स्तर या अपारगम्य, और इसमें एलाइडीन प्रोटीन पाई जाती है। एलाइडीन प्रोटीन इसमें पाई जाती है। कौन सी पाई जाती है? एलाइडीन। और लास्ट वाला जो स्तर है इससे क्वेश्चन बनते हैं भाई। अगर आपसे पूछ ले कि सींग का जो मृत जो बाहर कीरेटिन का आवरण है या खुर का जो बाह्य आवरण है वो किसका बना होता है, तो भैया इसी का बना होता है। ये स्ट्रेटम कॉर्नियम सबसे बाहरी स्तर होता है, और इसकी सेल्स जो है टूट टूट करके हटती रहती है, टूटती रहती है, हटती रहती है, घिसती रहती है। आपने देखा होगा इस तरह से, आप कभी जोर से करना, अगर आप बिना नहाए हो तो इसमें से बहुत ज्यादा जो पार्टिकल्स है आपको धूप में उड़ते हुए दिखाई देंगे। और यदि मान लीजिए आप नहा लिए तो थोड़ा कम, लेकिन जो बाहरी डेड लेयर है, बाहर की जो मृत स्तर है, ये हटता रहता है। अब जानवरों में आप जो ग्रूमिंग करते हो तो ग्रूमिंग में यही तो हटाते हो, जो बाहर की डेड सेल्स की जो लेयर है उसको हम डेंडी ब्रूस या फिर करी कॉम्ब के द्वारा हटाते रहते हैं, और इसी को हम ग्रूमिंग बोलते हैं। तो जो बाहरी मृत कोशिकाएं हैं वो स्ट्रेटम कॉर्नियम की ही होती हैं। इस स्ट्रेटम कॉर्नियम से जो डेड केराटिनाइज्ड स्ट्रक्चर्स हैं वो बनते हैं, और इससे जो सेल्स टूट टूट करके हटती हैं उसको इकडाइसिस बोलते हैं, उसको निर्मोचन या इकडाइसिस बोलते हैं, या इकडाइसिस। तो देखिए अधिचरम की जो स्तर है कौन कौन से हो गए? अंकुरण स्तर, शूल स्तर, कणी स्तर, स्वच्छ स्तर और किण स्तर। सबसे लास्ट वाला किण स्तर है, और ये मृत स्तर होता है। वास्तव में इसकी टूटी फूटी कोशिकाएं होती हैं जो हटती रहती हैं। आपने सांप की केंचुली देखी होगी, सांप अपने बाहर से जो मृत संरचना है उसको बदलता रहता है, वो एक खोल सा सफेद सफेद सा आपने देखा होगा, उसको वो हटा देता है टाइम टू टाइम। तो वो स्ट्रेटम कॉर्नियम से ही बनता है, बाहरी डेड लेयर होती है वो हट जाती है। बहुत सारे जो लोअर एनिमल्स हैं, रेप्टाइल्स हैं, वो अपनी जो आउटर कवरिंग है वो हटा देते हैं, और हम जो है ऐसे हटा लेते हैं, अपने आप हटती रहती है। जानवरों में हम खुरैरा करते हैं या ग्रूमिंग करते हैं, उससे हट जाती है। तो ये डेड सेल्स जो है हटती रहती है, क्योंकि ये क्रिएटिनाइज्ड होती है और धीरे धीरे डेड हो जाती है, मृत हो जाती है। ठीक है भाई, ये एपिडर्मिस है। एपिडर्मिस में ब्लड वेसल्स नहीं पाई जाती, कोई ब्लड वेसल्स है नहीं है। ठीक है, कोई तंत्रिकाएं जो है डायरेक्ट इसके अंदर नहीं होती, इसीलिए जो बाहरी स्तर होता है ये डेड होता है। अब आपसे क्वेश्चन क्या पूछा जाएगा? सबसे मोटी एपिडर्मिस कहाँ पाई जाती है? तो सबसे मोटी एपिडर्मिस एनिमल्स में सॉल्पर और पाम्पर पाई जाती है। ये वाला जो प्लेंटर सरफेस है अग्रपाद का, वह स्थल या वह पार्ट जो कि जमीन को स्पर्श करता है, और जमीन को स्पर्श करते करते काफी समय हो जाता है तो वो किरेटिनाइज्ड हो जाता है। तो सबसे मोटी जो लेयर होती है एपिडर्मिस की वो हथेली और तलवों पर होती है। अब मानव में हम इसको हथेली बोल रहे हैं, जानवरों में ये प्लेंटर सरफेस होती है, ये टिकाता है इस तरह से। हथेली और तलुआ जानते हो, जो पिछले पैर का हिस्सा जमीन को स्पर्श करता है, स्पर्श से करते करते कई पीढ़ियां गुजर गई, सैकड़ों हजारों लाखों पीढ़ियां गुजर गई, और उसके कारण घिसने से वो, फ्रिक्शन से वो मजबूत होता गया, तो मोटी एपिडर्मिस बन गई। ये एक प्रकार का अनुकूलन है। जो लोग हमेशा ही जूते पहने रहते हैं उनके पैर के जो सोल होते हैं, नीचे वाली स्किन होती है, वो बिल्कुल नाजुक हो जाती है। और जो खेती का काम करते हैं, मिट्टी में चलते हैं पैदल यात्रा करते हैं, आजकल तीर्थ यात्रा
पैदल यात्री या जिसको क्या बोलते हैं, यात्राएं जाती हैं, तो उसमें क्या है, पैर के जो अगर नंगे पैर चलते हैं तो पैर का जो सोल है वो मजबूत हो जाता है, यानी एपिडर्मिस मोटी हो जाती है। और इसमें ब्लड वेसल्स और नर्व्स नहीं होने के कारण आपने कई बार स्किन को हटाया होगा, कई बार आपके छाले भी हुए होंगे यहाँ पर, तो उसको हटा करके भी आपने देखा होगा कि उसके अंदर ब्लड नहीं है, लेकिन नीचे की लेयर आपने खींच दी तो उसमें ब्लड आ सकता है, जस्ट नीचे। तो ये चीज आपको क्लियर हो गई कि सबसे मोटी एपिडर्मिस कहाँ पाई जाती है, हथेली और तलुओं पर, और सबसे पतली आंख के कॉर्निया में। अगर आपसे पूछे कि सबसे पतली एपिडर्मिस कहाँ पाई जाती है, पतली, वो कॉर्निया में। कॉर्निया किसका, आंख का कॉर्निया। सर हम एक्टोडर्म को इक्डाइसिस भी कह सकते हैं। अरे भाई एक्टोडर्म को क्यों कहोगे इक्डाइसिस, एक्टोडर्म इज एम्ब्रियोनिक लेयर। एक्टोडर्म, मेसोडर्म और एंडोडर्म ये भ्रूणीय स्तर होते हैं, इनसे शरीर के विभिन्न भाग बनते हैं। अब जैसे मान लीजिए एक्टोडर्म की बात कर रहे हो आप, तो एक्टोडर्म से नर्वस सिस्टम भी बनता है। खुर, पंजे, नाखून, बाल, सींग या एपिडर्मिस, ये सब एक्टोडर्म के व्युत्पन्न है। तो इक्डाइसिस कैसे कह सकते हो, इक्डाइसिस इज ए प्रोसेस, एक प्रक्रिया है जिससे मृत कोशिकाएं हटती है, इसको हम निर्मोचन बोलते हैं। ठीक है, हाँ भाई आगे हम पढ़ते हैं इसमें, एपिडर्मिस के बाद डर्मिस। और डर्मिस में ज्यादा कुछ नहीं, डर्मिस एपिडर्मिस के नीचे होती है, ये मोटा स्तर होता है। इसमें देखिए रोम या बाल की जड़ें स्थित होती हैं, किसमें, डर्मिस में। और जो आपने स्वेट ग्लैंड, सीबेशियस ग्लैंड्स, इनका नाम सुना होगा, इस तरह से इसमें स्वेट ग्लैंड्स या पसीने वाली ग्रंथियां या सीबेशियस ग्रंथियां भी स्थित होती हैं। तो ये डर्मिस होती है, इसको कोरियम भी बोलते हैं, कोरियम। और त्वचा का ये मोटा स्तर होता है, मोटा स्तर होता है जो कि शरीर की क्या करता है, सुरक्षा। तो स्किन की जो सेकंड लेयर है, इसको हम डर्मिस या कोरियम कहते हैं। इसमें ब्लड वेसल्स भी पाई जाती है भाई, रक्त वाहिनियां पाई जाती हैं और नर्व भी पाई जाती है। आपको पता होगा बाल की जड़ एपिडर्मिस से नीचे आ जाती है, देखो ये एपिडर्मिस रह गई, यहाँ जड़ आ जाती है इसकी। तो जब आप बाल को उठाते हो या उखाड़ते हो तो आपने देखा होगा कि पेन होता है, पेन। और ये पेन क्यों होता है, क्योंकि इस बाल की जड़ से नर्व्स, तंत्रिकाएं जुड़ी हुई होती है। और कई बार तो आपने मोटा बाल यदि उखाड़ दिया तो उसमें से थोड़ा सा ब्लड भी आपको महसूस होगा वहां पर जहां से आपने उस बाल को उखाड़ा है। तो बाल की जड़ है वो डर्मिस में जाती है, इससे हम सिद्ध कर सकते हैं। और इसमें ब्लड वेसल्स की और नर्व्स की उपस्थिति होती है, ये बड़ा सेंसिटिव होता है और इसमें बहुत ज्यादा पेन होता है, दर्द, यानी दर्द के जो संवेदांग होते हैं ये इसमें खूब सारे होते हैं डर्मिस में। इसके बाद हम डिटेल में पढ़ते हैं त्वचा के व्युत्पन्न। हाँ भाई, त्वचा के व्युत्पन्न यानी स्किन डेरिवेटिव, जिसमें आपको सबसे पहले जो अच्छा लगे बताओ, किसको पढ़े हम, खुर को पढ़ें या सींग को पढ़ें, हाँ, या फिर बाल पढ़ें, बताइए कौन सा पढ़ना है। अच्छा, हॉर्न पढ़ना है, अनिल चौधरी, नितिन, महेंद्र, आचू ठाकुर, निम्मी, लोकेंद्र। और मैं आपसे थोड़े थोड़े क्वेश्चन पूछते हुए अब पढ़ता हूँ, देखता हूँ। अच्छा, कोई बच्चा हॉर्न बोल रहा है, कोई हेयर बोल रहा है। तो सबसे पहले किसने बोला, अच्छा अनिल चौधरी ने बोला हॉर्न पढ़ना है, ठीक है। हॉर्न पढ़ लो, जो भी आपको अच्छा लगे, नहीं तो मेरे अकॉर्डिंग पढ़ लो, ठीक है, मेरे अकॉर्डिंग पढ़ लो। सबसे पहले खुर पढ़ लो। खुर किसको बोलते हैं हम, ये त्वचा के व्युत्पन्न है, स्किन डेरिवेटिव्स हैं। हूफ को बोलते हैं, हूफ। आपने देखा होगा कि जानवरों में अग्रपाद और पश्चपाद में इस प्रकार से हड्डियां होती हैं छोटी छोटी, उनको फेलेंजेज बोलते हैं। इसको फर्स्ट फेलेंक्स,
सेकंड फेलेंक्स और थर्ड फेलेंक्स। ये तृतीय अंगुलास्थि होती है लास्ट में, और तृतीय अंगुलास्थि के ऊपर या तो नाखून पाया जाएगा, या पंजा पाया जाएगा, या खुर पाया जाएगा। तो खुर, पंजा और नाखून, जैसे पंजा या क्ला बोलते हैं जिसको हम, ये पाया जाएगा जैसे बिल्ली है, कुत्ता है, इनमें। नाखून की बात करें तो हमारे अंदर मानव में क्या होएगा, नाखून होएगा। और खुर की बात करें तो खुर वाले जितने भी जंतु है, चाहे वो घोड़ा हो या फिर बकरी, भेड़, गाय, भैंस, उनमें सब में क्या होएगा, खुर होएगा। तो ये जो तृतीय अंगुलास्थि आपको दिखाई दे रही है, देखिए मैं थोड़ा सा प्रैक्टिकल बताता हूं आपको। ये फिंगर्स होती हैं, ये फिंगर्स होती हैं, इनको हम डिजिट्स भी बोलते हैं, डिजिट्स बोलते हैं। फर्स्ट डिजिट, सेकंड डिजिट, थर्ड डिजिट, फोर्थ डिजिट, फाइव डिजिट। तो ये विकास जब हो रहा था जीवों का, या अब भी हो रहा है, क्योंकि विकास कोई रुकने वाली प्रोसेस नहीं है, विकास एक सतत क्रिया है। वैज्ञानिकों के अनुसार इस सृष्टि में विकास होता रहता है। इसको उद्विकास या इवोल्यूशन भी कहते हैं। तो इवोल्यूशन एक निरंतर क्रिया है, आज भी हो रहा है। हो सकता है निकट भविष्य में हमारा ये अंगूठा गायब हो जाए, बाल गायब हो जाए। तो ये 5 फिंगर्स बनी। अब इन 5 में से देखिए गाय भैंस में 2 रह गई, ये वाली थर्ड और फोर्थ। इस तरह से गाय भैंस चलती है इन 2 अंगुलियों पर। और ये जो नाखून है, इसकी जगह क्या है जानवरों में, खुर। इनके ऊपर खुर का आवरण चढ़ा हुआ है। तो एक पैर में इस प्रकार से खुर के 2 हिस्से हैं। तो ऐसे जानवरों को क्लोवन फुटेड एनिमल्स बोलते हैं, या पॉलीपेड एनिमल्स बोलते हैं, जिनका खुर विभाजित होता है। घोड़े की हम बात करें तो घोड़े में ये सिर्फ और सिर्फ ये फिंगर डेवलप होती है, ये डिजिट डेवलप होती है। तो घोड़ा इस तरह से एक तीसरी अंगुली पर इस तरह से दौड़ता है। और हमारे पूरी 5 डेवलप है, इसलिए डेवलप है क्योंकि हम पढ़ सके और समझ सके। कुत्ते में ये वाली है, बहुत ऊपर होती है, छोटी सी, और कुत्ता इस तरह से चारों पर इस तरह से चलता है। ये वाली जो है कुत्ते में फर्स्ट जो डिजिट है, ये अवशेषी के रूप में बहुत छोटी सी होती है। अब देखो, एक तो मैं डिजिट की बात कर रहा हूँ, एक फेलेंजेज की बात कर रहा हूँ। फेलेंजेज डिजिट में होती है, ये पूरी तो डिजिट है, इसमें ये अंगुलास्थि, ये अंगुलास्थि और ये अंगुलास्थि। ये प्रथम अंगुलास्थि, फर्स्ट फेलेंक्स, ये सेकंड फेलेंक्स और ये थर्ड फेलेंक्स। फर्स्ट सेकंड थर्ड, फर्स्ट सेकंड थर्ड, फर्स्ट सेकंड थर्ड। इनको मत पढ़ना, ये तो मेटाकार्पल है, ये तो हम ऑस्टियोलॉजी में पढ़ेंगे। अभी हम सिर्फ इनकी बात कर रहे हैं, फिंगर्स की। तो फर्स्ट सेकंड थर्ड, लेकिन यहां पर देखो फर्स्ट और सेकंड, इसमें ये काउंट मत कर लेना, ये तो मेटाकार्पल है, फर्स्ट और सेकंड। अब इसमें यहां ध्यान रखने की बात है कि जो फर्स्ट डिजिट होती है उनमें, उसमें सिर्फ 2 अंगुलास्थि होती है, 2 फेलेंजेज होती है, बाकी में 3-3 है, बाकी में 3-3 है। अब हम पढ़ रहे थे कि तृतीय अंगुलास्थि पर जो किरेटिन का आवरण चढ़ा होता है, उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं खुर। तो तृतीय अंगुलास्थि, अंगुली की अस्थि अंगुलास्थि, तृतीय अंगुलास्थि यानी थर्ड फेलेंक्स पर किरेटिन प्रोटीन का आवरण होता है। और इस किरेटिन को वहीं मजा आता है जहां कोई भी चीज डेड होती है, यानी डेड चीज में किरेटिन जमा हो जाता है, चाहे वो यहाँ पर हो, चाहे वो यहाँ पर हो। आपने देखा होगा, एक खेल खेलते थे हम पहले इस तरह से, छोटी छोटी कांच की गोलियां आती थी उनसे, और इस वाले एरिया को हमने रगड़ रगड़ करके जमीन से ऐसे मोटा मोटा कर लिया, वो डेड हो जाता था। उसको बोलते क्रिएटिनाइजेशन, वो जो सेल्स हैं वो क्रिएटिनाइज्ड हो जाती थी। इसी तरह से बैल के ऊपर या घोड़े की पीठ पर काठी रखते हैं, तो उस कठोर सतह की फ्रिक्शन के कारण वो एरिया भी क्रिएटिनाइज्ड हो जाता है। कुछ लोग इस तरह के जूते पहनते हैं कठोर कठोर, तो वहां भी क्रिएटिनाइजेशन हो जाता है। तो क्रिएटिनाइजेशन एक प्रक्रिया है जहां पर कोई सेल्स लगातार फ्रिक्शन हो रहा है, लगातार घर्षण हो रहा है, तो उससे बचने का एक तरीका है, शरीर का एक एडेप्टेशन है। उस एरिया में मृत सेल्स इकट्ठी हो जाती है, डेड सेल्स। तो इसी तरह से शरीर में जहां जहां क्रिएटिन प्रोटीन जमा हुआ, वहां वहां सेल्स डेड हो गई। और डेड को हटाने में शरीर में दर्द नहीं होता है। जब आप नाखून काटते हो, चूंकि नाखून क्रिएटिन प्रोटीन के हैं, आपको पेन नहीं होता। बाल कटते हैं, किसी को दर्द होता है क्या? नहीं होता।
विटामिन की डेफिशिएंसी से वे हो जाता है सर, क्या हो जाता है? अच्छा, विटामिन ए की डेफिशिएंसी से हो जाता है, हाँ, थोड़ा बहुत हो जाता है, इतना ज़्यादा नहीं होता। ड्राई ड्राई हो जाती है स्किन, है, लेकिन इतना केराटिनाइजेशन नहीं होता कि आप उसमें जो है ब्लेड से काट सको। ठीक है, इधर ध्यान दो अब। तो हम खुर के बारे में पढ़ रहे हैं, तो खुर के आधार पर जंतुओं को दो श्रेणियों में बांटा गया है। एक तो सोलिपेड और एक पॉलीपेड। पॉलीपेड, पॉलीपेड, सोलीपेड क्या होता है? सोलो, सोलो का मतलब होता है सिंगल, यानी ऐसे जानवर जिनमें एक ही खुर होता है, एक खुर होता है। और इनको हम ऑड टोड भी बोलते हैं, ऑड टोड। इनको हम इवन टोड, यानी इनको हम, ऑड का मतलब होता है विषम, विषम खुर। विषम संख्या कौन सी होती है? ऑड, 1 3 5 7, इस तरह से। सम संख्या कौन सी होती है? 2 4 6 8। ये इवन नंबर्स होते हैं, ये ऑड नंबर्स होते हैं। तो चूंकि जिन जानवरों में सिंगल खुर होता है उसको हम एक खुर वाला या सोलीपेड या ऑटोड या विषम खुर वाला जंतु कहते हैं। और इन सभी को हम पेरिसोडेक्टाइला समूह में रखते हैं, पेरिसोडेक्टाइला, यानी विषम खुर वाले जो जंतु होते हैं उनको हम पेरिसोडेक्टाइला में रखते हैं। अब हम बात करते हैं समखुर वाले जंतु। समखुर, जिनका खुर दो भागों में विभाजित होता है, इस तरह से। इनको हम इवन टोड भी कहते हैं या क्लोवन फुटेड एनिमल्स भी बोलते हैं। इस क्लोवन फुटेड से आपको एक चीज याद आ रही होगी, एक बीमारी याद आ रही होगी। बताओ आपको कौन सी बीमारी याद आ रही है? बताओ बच्चों, इस क्लोवन फुटेड एनिमल्स शब्द से कौन सी बीमारी आपको एक याद आ रही है? बिल्कुल, लोकेंद्र सिंह को तो आ गई, एफएमडी। यानी इन जंतुओं में क्या होता है? एफएमडी होता है। एफएमडी एक रोग होता है खुरपका मुंहपका, जो विषाणु जनित होता है, पिकोरना वायरस से होता है। वो समखुर वाले जंतुओं में होता है और विषमखुर वाले जंतु में ये बीमारी नहीं होती। तो देखो इसमें कौन कौन आएंगे? गधा, सब गधा पहले क्यों ले लिया, घोड़ा नहीं लिया? और लो, घोड़ा, खच्चर, गेंडा, जेब्रा, ये सब एक खुर वाले जंतु हैं। इस तरह से इनका खुर तृतीय अंगुलास्थि पर इस प्रकार से लगा हुआ होता है। और इनका खुर देखिए, ये 3 फाइलेंजेज हैं, फर्स्ट सेकंड और थर्ड, और इनका खुर इस तरह से होता है। तो तृतीय अंगुलास्थि पर जो केराटिन प्रोटीन का आवरण होता है उसको क्या कहते हैं? खुर कहते हैं। अब ये तृतीय अंगुलास्थि क्यों इंपॉर्टेंट है? इस तृतीय अंगुलास्थि को हम सिन बोन भी बोलते हैं, सिन बोन। अब कोई बच्चा बताएगा इस बोन से एक तेल निकलता है, सिन बोन से, उस तेल का क्या नाम है? अनिल चौधरी, मोनू गुजर, रोहित जामरा, सुरेश साहू, विशाली, बताइए इससे एक ऑयल निकलता है। और बदन खुरी, यार ये कौन सा ऑयल है? नितिन ये तो नई खोज कर रहा है, बदन खुरी। अरे वो विजन खुरी होती है, ड्यूकला बेटा, वो भी पढ़ेंगे हम, ड्यूकला भी, अर्गट भी पढ़ेंगे, चेस्टनट भी पढ़ेंगे। अच्छा नहीं आता, नहीं आता? अरे नीट फुट ऑयल, कौन सा ऑयल ऑयल होता है? नीट फुट ऑयल। और इस नीट फुट ऑयल का उपयोग किस में किया जाता है? जो हवाई जहाज होते हैं, एरोप्लेन होते हैं, या जो महंगी घड़ियां होती हैं, उनमें ल्यूब्रिकेंट के रूप में इस नीट फुट ऑयल का उपयोग किया जाता है। हाँ, वॉच में भी डालते हैं, बिल्कुल। स्नेहक के रूप में, अभी अभिषेक कसाना, मैं ठीक कर देता हूँ, रने हर ने, स्नेहक, स्नेहक, ल्यूब्रिकेंट,
जहां पर फ्रिक्शन नहीं हो। तो इंजन के पार्ट्स हैं वो चलते हैं तो उनके बीच में फ्रिक्शन नहीं हो इसलिए। ठीक है भाई, आगे बढ़ते हैं हम। आपको पता चल गया कौन सी तीसरी अंगुलास्थि पर जो केराटिन का आवरण होता है उसको हम क्या बोलते हैं, खुर बोलते हैं। अब एक गद्दीदार पैर वाले जो जंतु होते हैं उनको टाइलोपोड्स कहते हैं। टाइलोपोडा में गद्दीदार पैर वाले जंतु होते हैं। आपको पता होगा ऊंट को किस समूह में रखते हैं, टाइलोपोडा में रखते हैं। और टाइलोपोडा में क्या आते हैं, गद्दीदार पैर वाले जंतु आते हैं। तो ये समखुर वाले कौन कौन से होते हैं, जैसे गाय है, भैंस है, भेड़ है, बकरी है, हिरण है, नीलगाय है, जिराफ है। ये सब जो है ये किस में आते हैं, समखुर वाले जंतु हैं। और घोड़े के खुर से संबंधित कुछ तथ्य आपको पता होंगे। घोड़े के खुर को घिसने से बचाने के लिए, घिसने से बचाने के लिए धातु का एक आवरण उसके खुर के नीचे लगा दिया जाता है, जिसको क्या बोलते हैं, बताओ भाई। रोड पर घोड़ा चलता रहता है, घोड़ा टक 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 चलता है, सुइंग की जाती है, सुइंग की जाती है। सुइंग यानी जूता, घुड़नाल, बिल्कुल घुड़नाल, घोड़े की नाल बोलते हैं उसको। धातु का आवरण नीचे की तरफ लगा दिया जाता है। और जो लोग इस धातु का आवरण लगाते हैं उनको फेरियर्स बोलते हैं, जिनका पेशा ही यही होता है खुरों को सही करना, खुरों को घिसना या उनमें से कचरा निकालना या उनकी सफाई करना, उन पर एंटीसेप्टिक सॉल्यूशन लगाना। क्योंकि आपको पता है ये हमेशा बढ़ते रहते हैं जिंदगी भर। जैसे हमारे नाखून है, हम जब सोते हैं जब भी बढ़ते रहते हैं। और जब अच्छी यंग एज होती है तो उसमें ये बाल है, नाखून है, ये खूब अच्छे वृद्धि करते हैं। और ओल्ड एज आती है तो ये जो है बढ़ते कम है, क्योंकि शरीर का जो पोषण है या न्यूट्रिशन है उसका लेवल कम हो जाता है, मेटाबॉलिज्म कम हो जाता है। इससे बुढ़ापे में बाल पहली बात तो रहेंगे नहीं, और रहेंगे तो वो कम बढ़ेंगे। नाखून है वो थोड़े थोड़े बढ़ते हैं, थोड़े ऐसे सूखे सूखे से हो जाते हैं, ड्राई ड्राई से, आपने देखा होगा। इसी तरह से जानवरों के खुरों के साथ होता है। पशुओं के जो खुर होते हैं वो घिसते रहते हैं, घिसते रहते हैं, इस तरह से मुड़ जाते हैं। तो मुड़ जाते हैं तो उनको एक विशेष आकृति दी जाती है जिसको हूफ ट्रिमिंग बोलते हैं, ट्रिमिंग ऑफ हूफ। तो आपको ट्रिमिंग का भी पता होना चाहिए, ट्रिमिंग ऑफ हूफ। भाई देखो वेटनरी में खूब सारा स्कोप है। किसी को कुछ भी नहीं हो ना तो वो कुत्ते के बाल काटना सीख ले, नहीं कहीं नौकरी लग रही है, बहुत ही अच्छा पैसा मिलता है, 4 से 5 हजार तक जो है की जाती है ये डॉग्स की कटिंग। आपकी कटिंग से कहीं ज़्यादा महंगी। आपके एक अच्छी सी सिटी में जाओ और वहाँ पर हेयर सैलून, डॉग हेयर सैलून, और देखिए अगर गांव में रहते हो आप तो हूफ ट्रिमिंग है या हॉर्न, सींगों को एक विशेष आकृति देने वाला काम है। वो जब बता रहा हूं मैं, जब आप कुछ भी नहीं करना चाहें। तो वेटनरी में काफ़ी सारी चीज़ें हैं। मैं तो चाहता हूं कि आप नौकरी लगो, है ना, उसके लिए आप पढ़ाई करो, पर फिर भी जैसे किसी को निराश या हताश होने की आवश्यकता नहीं है। देर आर वेरियस एनिमल्स, और बहुत सारे जानवर और बहुत सारे स्कोप है वेटनरी वाले के लिए। तो खुरों को एक निश्चित आकृति देना हूफ ट्रिमिंग कहलाता है। और सुइंग आपको बता दी मैंने, और फेरियर्स बता दिए, और हॉर्सू बता दिया। और हॉर्सू की जो शेप होती है वो ऐसी होती है। इसके बाद हम बात करते हैं, कई बार घोड़े के केस में क्या होता है कि घोड़े को ज्यादा कीमत का बनाने के लिए उसके दांतों को घिस करके, उसके खुरों को घिस करके बढ़िया अच्छी तरह से पॉलिश कर दी जाती है और उसे जवान बना दिया जाता है। घोड़े का क्या कर दिया जाता है, मेकअप कर दिया जाता है। जैसे आपने देखा होगा
ज्यादातर जो है, अब आजकल तो खैर लड़के या फिर मेल भी करने लगे मेकअप। मेकअप का ज्यादातर इस्तेमाल औरतें करती है, अपनी उम्र को घटा करके दिखाने के लिए मेकअप किया जाता है। तो घोड़े को भी इसी तरह से मेकअप कर दिया जाता है, उसको बिस होपिंग बोलते हैं। ये 420 है। तो मेकअप एक तरह की 420 है, शरारत है 420, उसको क्या बोलते हैं, बिस होपिंग। यानी पशुपालक को घोड़े की वास्तविक उम्र का पता नहीं है और उसे जबरदस्ती चमका करके, उसके दांतों को घिस करके, उसके खुरों को घिस करके और उम्र को जो है थोड़ा सा कम करके दिखाया जाता है। अब इंसानों में भी देखो कई बार भी शॉपिंग हो जाती है और ये 420 है। स्किन का कलर कैसा है, तो थोड़ा सा आपको सावधान रहने की जरूरत है। जो भी अभी जो है, हाँ, 1 से 2 नहीं हुए हैं उनको, तो बी शॉपिंग के शिकार आप भी हो सकते हो। और ये 420 है, लेकिन मानव के केस में आप FIR दर्ज नहीं कर पाओगे, क्योंकि सब कहेंगे पहले देखी थी ना। तो आप जिम्मेदार हो। तो खुर हमने पढ़ लिए। खुर के बाद हम पढ़ते हैं सींग या बाल। सींग पढ़ लो, हॉर्न। हॉर्न, तो देखिए हॉर्न कहाँ होते हैं, ये फ्रंटल बोन, और फ्रंटल बोन पर इस तरह से कॉर्नुअल प्रोसेस पाए जाते हैं, कॉर्नुअल प्रवर्ध पाए जाते हैं फ्रंटल बोन के कौन से भाग में, पश्च पृष्ठ भाग में। ये फ्रंटल बोन होती है जानवर की, फ्रंटल बोन के पश्च यानी पीछे वाले और पृष्ठ यानी ऊपरी, डोर्सल भाग में। डोर्सल ऊपर, तो डोर्सल और पोस्टीरियर भाग में यहां पर प्रोसेस पाए जाते, प्रवर्ध पाए जाते हैं। इन प्रवर्ध पर किरेटिन प्रोटीन का एक खोल चढ़ा रहता है, उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम सींग बोलते हैं। अब सींग संख्या में कितने होते हैं, 2, तो इसको हम सींग बोलते हैं। वास्तव में जो सींग है वो ये वाला है, ये अंदर वाला जो है, ये क्या है, कॉर्नुअल प्रोसेस। कॉर्नुअल प्रोसेस। और ये किसका बना होता है, ये बोनी प्रोसेस होता है, हड्डी का बना हुआ होता है, इसके ऊपर खोल चढ़ा हुआ होता है। कई बार भैंस गाय जानवर लड़ लेते हैं जिससे ये खोल उतर जाता है, और उसको बोलते हैं एवल्जन। एवल्जन का नाम सुना होगा। एक दिस इज ए टाइप ऑफ वुंड, एक घाव का प्रकार है, एक तरह का वुंड है जिसमें कोई भी शरीर का खोल है वो हट जाए। जैसे खुर का खोल हट जाए उसको हम एवल्जन ऑफ हूफ बोलते हैं, ऐसे ही सींग की खोली हट जाए उसको एवल्जन ऑफ हॉर्न बोलते हैं। तो ये कॉर्नुअल प्रवर्ध पर लगे हुए होते हैं। अब यहां से 2-3 शब्द निकलते कॉर्नुअल से। कॉर्नुअल आर्टरी। आर्टरी क्या होती है, कॉर्नुअल आर्टरी? ऐसी धमनी जो कि सींग में ब्लड सप्लाई करती है उसको कॉर्नुअल आर्टरी बोलते हैं। और कॉर्नुअल नर्व भी जो तंत्रिका, कॉर्नुअल नर्व, जो नर्व सींग में ब्लड नर्व सप्लाई करती है या जाती है, वहां की सेंसेशंस को ग्रहण करती है, उसको कॉर्नुअल नर्व कहते हैं। तो कभी भी डीहॉर्निंग करनी होती है तो कॉर्नुअल नर्व को ब्लॉक किया जाता है। और डीहॉर्निंग की केस में हमको कॉर्नुअल आर्टरी को ढूंढ करके उसको लाइगेट करना पड़ता है ताकि ज्यादा ब्लड नहीं बहे डीहॉर्निंग के केस में। ये डीहॉर्निंग और डीबडिंग क्या होते हैं आपको पता होगा। एक वयस्क पशु में विकसित सींग को काटना या विकसित सींग को हटाना डीहॉर्निंग कहलाता है। जबकि एक छोटे बच्चे में, 10 से 15 दिन के छोटे नन्हे बच्चे में, काफ में सींग की कलिका को नष्ट किया जाता है रासायनिक विधि द्वारा या फिर यांत्रिक विधि द्वारा या भौतिक विधि द्वारा, कोई सी भी विधि से, चाहे आप गर्म करके करो, केमिकल से करो, उसको डीबडिंग या डिसबडिंग बोलते हैं। तो सींग वास्तव में वहीं से उत्पन्न हुआ है। अब जिन जानवरों में सींग उग गए तो उग गए, जिनका हमने डीबडिंग कर दिया उनमें सींग नहीं बन पाए। हालांकि सींग जानवर की सुरक्षा के लिए बने हुए हैं,
सुरक्षा के लिए बने हुए हैं, एक दूसरे जानवर से लड़ना, या फिर सींग का एक उद्देश्य और है, नस्लों की पहचान करना। जैसे जो प्राकृतिक अवस्था में जो जानवर मिलते हैं उनकी ब्रीड का आइडेंटिफिकेशन वास्तव में हॉर्न से किया जाता है। हॉर्न एक इंपॉर्टेंट चीज है कि इसके सींग हंसियाकार है, इसके सींग ड्रूलिंग है, इसके सींग तलवार जैसे हैं, इसके सींग अर्धचंद्राकार हैं, गिर, सूरती, तो आपको वो सब पता होगा। तो सींग एक संरचना होती है। अब कुछ जो जंगली अवस्था में पाए जाते हैं जानवर, जैसे बारहसिंगा है, उनमें सींग खतरनाक भी हो सकते हैं। जब वो भागते हैं दौड़ते हैं तो जंगलों में उनके सींग फंस जाते हैं, तो उनको शिकारी जानवर जो है प्रे के रूप में इस्तेमाल कर लेता है। प्रे का मतलब शिकार। तो इस तरह से सींग नुकसानदायक भी हैं, तो सींग लाभदायक भी है। जिन जानवरों को मानव अपने कंट्रोल में रखता है, अपने आवास में रखता है, अपन ने सुरक्षा दे रखी है उनको, और उनको जंगली जानवरों को खाने का खतरा नहीं रहता, लड़ने की जरूरत नहीं है, आराम से बंधा रहे, खाता रहे, दूध देता रहे, खाता रहे, दूध देता रहे, तो उनको कहाँ जरूरत है सींग की। तो ऐसे जानवरों की डी बडिंग आरंभिक अवस्था में कर ली जाती है। अरे अनिल चौधरी को गेंडा याद आ रहा है। हाँ, ज्यादातर जानवरों में दो सींग पाए जाते हैं। गेंडे की नाक पर यहाँ आगे की तरफ एक सींग होता है, इस तरह से, जैसे सुअर की तरह गेंडे का मुंह भी इस तरह से बड़ा होता है, और यहाँ पर एक सींग होता है यहाँ पर। और क्या सुनना चाहता है अनिल चौधरी कि गेंडे का जो सींग है वो एक बालों का गुच्छा होता है, काफी मजबूत होता है, इसका लड़ने का एक हथियार है। और ये एक सींग वाला गेंडा आसाम में पाया जाता है। हाँ, और इसका उपयोग पूछना चाहता है, ये एफ्रोडाइसिक के रूप में इस्तेमाल होता है। बस, खुश। एफ्रोडाइसिक के रूप में ये इस्तेमाल किया जाता है, इससे कोई दवाई बनती है, वो अनिल चौधरी जानता है। और आज हम इस क्लास को विराम देते हैं। ठीक है भाई।